विद्यार्थियों, आपकी हिंदी अध्यापिका मैं किरण प्रियर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का अध्याय ततारा वामिरो कथा। ये अध्याय जिसके लेखक रहे हैं लीलाधर मंडलोई। इन्होंने अपने इस कहानी में यानी इस गद्य रचना में जो ततारा वामिरो दो युगल प्रेमी हैं उनकी कथा का वर्णन किया है। इस कहानी को हमने भाग 2 के रूप में इस वीडियो को बनाया है। भाग 1 का वीडियो हमने पहले पढ़ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 2। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह जो आँच रहित वहाँ पर एक ठंडी और उबाऊ दिन जो था वो गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए, मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था यानी चकित हो गया था, और साथ ही रोमांचित था यानी पुलकित हो उठा था। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरफ भारी था। उसके भीतर एक आकांक्षा भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आए तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आज की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के चूरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाती हुई थी। आगे बढ़ी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थी, मौन हो गए थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा भी वहाँ खड़ा रहा, शब्दहीन, निश्चल यानी स्थिर रहा, एक जगह टिका रहा और कुछ बोल नहीं पा रहा था। दोनों रोज उसी तरफ पहुँचते, उसी जगह पहुँचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। निर्निमेष का अर्थ होता है कि बिना पल के झपकाए एक दूसरे को देखते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया था, जान चुके थे और खबर हवा की तरह बह गई थी। वामिरो लपाती गांव की थी। उसका गांव का नाम क्या है? लपाती गांव। और ततारा जो था वो पासा गांव का था। दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। ये उसकी परंपरा थी। ये आप इसे अंडरलाइन कर लें। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, लेकिन दोनों अडिग रहे। उनका प्रेम अटूट था। वे नियमवत लपाती के उसे समुद्र किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें जो थी वो फैलती जा रही थी। अफवाहें मतलब उड़ती खबरें, ठीक है, इस तरह से लोग फैला रहे थे। कुछ समय बाद क्या हुआ, पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट जो पशु होते हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है और उसके साथ ही पशुओं से युवकों की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक प्रतियोगिता रखी जाती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग जो होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से ही लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुआ। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें किसे ढूंढ रही थी? वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की, कोशिश की कि कौन है वहाँ। वह वामिरो थी जो भयवश अपने सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी यानी बस रोने ही वाली थी। होंठ उसके कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। ततारा विवश हुआ। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन पा रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा जो था वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और जैसे ही उन दोनों को देखा वह तो आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति जो थी उसमें यह दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था और वो अपने को अपमानजनक महसूस करने लगे। इस बीच गांव के कुछ लोग जो थे भी वहाँ पर आ पहुँचे।
वामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी थी, यानी उसका जो क्रोध था वो फूट कर बाहर आने वाला था। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित करना चाहा, उसको बहुत अपमानित किया। लेकिन जो ततारा था वो तो बहुत फेमस था, प्रसिद्ध था, लोग उसे जानते थे और वो बहुत ही श्रेष्ठ और नेक इंसान था, लोगों की भलाई करता था। अब ऐसे में उस वामिरो की जो माँ थी वो उसे अपमानित करने लगी। गाँव वाले और सब लोग उसे जानने लगे कि ये बंदा कौन है जिसको वो इतना कोस रही है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो गांव के लोग थे वो उन्होंने भी ना ततारा को बहुत भला बुरा कहने लग गए। वो ततारा के विरोध में क्या करने लगे, आवाज़ उठाने लग गए। वह ततारा के लिए असहनीय था, ऐसी चीज़ तो वो सहन नहीं कर पाया। अब वामिरो अभी रोए जा रही थी, ततारा भी गुस्से से भर उठा था। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, गुस्सा भी था, क्रोध भी था, दुख भी था, वही उसकी असहायता जो थी उस पर उसको खींच आ रही थी कि अब उसकी कोई सहायता नहीं पा रही। निषेध परंपरा मतलब वह परंपरा जिस पर क्या हो जाती है, रोक लग जाती है, यानी जो बेकार है। वामिरो को दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका जो कि उसकी कमर पर बंधी रहती थी। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खींच गया, लोग डर गए थे। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए, अब वो जो क्रोध था ना उसको अंत तो करना ही पड़ेगा ना, उसका शमन तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए उसने क्या किया, उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा, क्योंकि जो गुस्सा था वो सारा उसमें चला गया। अब क्रोध को शांत करने के लिए, शमन करने के लिए उसने उसको भोंक दिया। ठीक है, वह पसीने से नहा रहा था, सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खींच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी। दरार मतलब रेखा की तरह का एक लंबा छिद्र जो फटने के कारण दो टुकड़ों में बट जाता है। मानो धरती को टुकड़ों में क्या किया गया है, दो टुकड़ों में बांटने जा रहा है। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की जो सीध थी उसमें धरती फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में फाड़ता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे थे। लोगों ने ऐसे दृश्य को पहले कभी नहीं देखा था और न इस बार उन्होंने कोई कल्पना की थी। वे सभी क्या हो गए थे, सिहर उठे थे। इधर वामिरो जो थी ना वो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख जो थी वो मानो गड़गड़ाहट में डूब गई थी। जो धरती फटी थी ना उसमें वो मिक्स हो गई थी तो उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। और जो ततारा था वो दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। अब दोनों, एक इस द्वीप पर चला गया और दूसरा उस किनारे रह गया था। दोनों द्वीप के जो बीच में दरार थी दोनों अलग अलग हो गए। अब क्या होता है, द्वीप के अंतिम सिरे पर जो धरती को चाहता जा रहा था ना ततारा, तो वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा तो उस धरती के क्या हो गए, उस धरती के दो टुकड़ों में विभक्त हो गए थे। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामिरो। समझ आया ना? ततारा को जैसे ही होश आया, क्योंकि वो गिर गया था ना, तो उसने देखा उसकी तरफ का जो द्वीप समुद्र में धंसने लगा था वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरे सिरे को थामना चाहा, लेकिन ऐसे में वह क्या हो गया, उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वो नीचे की तरफ फिसलने लग गया। वह लगातार समुद्र की सतह की जो तरफ था फिसलता जा रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूबी जा रही थी, वामिरो 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 वामिरो। इधर वामिरो थी, वो भी चिल्ला रही थी, पुकार उठी थी, ततारा ततारा ततारा। ततारा लहूलुहान हो चुका था, वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं आया। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था जो कि दूसरे सिरे से संयोगवश जुड़ा था। जो द्वीप था ना उसका अंतिम भूखंड का हिस्सा जो है ना, भूखंड धरती का जो हिस्सा था ना उस पर वो अब गिर पड़ा था, जो कि किससे, दूसरे सिरे से संयोगवश जुड़ रहा था। उसी सिरे पर वो पड़ा था। बहता हुआ ततारा वहाँ पहुँच जाता है। बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। इधर वामिरो जी थी वो पागल हो उठी थी। वह हर समय इस तरह से वो देखो छोर पर क्या होता पड़ा था। अब वो तो लहूलुहान हो गया, बेहोश होकर मर जाता है, वो पागल हो जाती है। और क्या होता है, हर समय जो थी वो ततारा को खोजती हुई जाती थी। उसी जगह पहुंचती कि शायद वो अब यहाँ आ जाए जहाँ उसने घंटों बिताए थे। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से वह एक तरह विलग हो गई थी, अलग सी हो गई थी, बेकार लगने लगे। लोगों ने उसे क्या किया,
बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन कोई सुराग उसका नहीं मिला। इस तरह से दोनों क्या हो जाते हैं, न तो आज ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए थे उनमें से दूसरा है लिटिल अंडमान, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर स्थित है, 96 किलोमीटर। निकोबार इस घटना के बाद दूसरे गांव वाले जो लोग थे वे अब क्या करने लग गए हैं, वे आपसी जो विवाह संबंध है उनमें जुड़ने लग गए हैं। ततारा और वामिरो की ये त्यागमयी जो घटना हुई थी, उसके बाद जो त्याग मृत्यु हुई वो शायद इसी सुखद परिणाम का एक प्रतिफल है। तो ये जो सुखद परिवर्तन आया है इस संसार में, जो दो द्वीपों को एक बनाती है, दो संबंधों को एक बनाती है, यानी जो घनिष्ठ प्रेम है, जो लगाव है, उसको ऊंचा औहदा देती है। समाज की जो ये बेकार पड़े हुए नियम है, जो परंपरा है, उसका विरोध करती हैं, यानी जो विद्वेष की भावना है उसका खंडन करती हैं। तो इस तरह से इस कहानी में ये सिखाया गया है कि हमें प्रेम का विरोध नहीं करना है, क्योंकि मानव जो है वो जाति जो मानव की बनी है वो इंसान ने बनाई है। जो रूल्स, जो नियम, जो परंपराएं बनी वो इंसानों ने बनाई हैं। अगर वो जिस हद तक हम कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें सोच समझकर उन नियमों को पालन करना चाहिए। जो हमारे लिए हानिकारक है, जिसका कोई सही अर्थ हो, वहाँ खंडन न करें तो अच्छा है, लेकिन बिना वजह की परंपरा को हम अभी तक ले चलते हैं, घिसते रहते हैं, ये गलत है। तो इस तरह से उन्होंने अपने इस जो उन्होंने त्याग किया है वो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है और समाज के इस जातीय संबंध को जोड़ने का एक उदाहरण दिखाया है। इस तरह से जो लीलाधर मंडलोई है, इन्होंने इस कथा में ततारा और वामिरो की प्रेम संबंध को बताया है और समाज के आईने को दर्शाया है। उसकी परंपरा को समझाते हुए बताया है कि हमें उन पुरानी परंपराओं का विरोध करना है, खंडन करना है और आपसी प्रेम भाईचारे के साथ संबंध जोड़ना है, जो कि बहुत हद तक उनको बंधन में बंधना सही भी है ना। तो इस तरह से एक द्वीप समूह की बात है जो लिटिल अंडमान के नाम से जाना गया, कैसे उसका दो टुकड़ों में बांटा गया। वहाँ के जो दो युगल प्रेमी हैं ततारा और वामिरो किस तरह से मिलते हैं, इस प्रकार से हमने इस पूरी कहानी को जाना है। कैसे वो एक प्रेम संबंध में बन जाते हैं, अलग अलग गांव के होते हैं और दोनों किस प्रकार से अपने प्रेम को अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन लोग उसका विरोध करते हैं और उनका जो क्रोध है वो किस तरह से एक दो द्वीप में बट जाता है। मतलब ये जो गलत बात होती है ना, वो क्या करती है, तोड़ने का कार्य करती है। घृणा की जो बात होती है वो तोड़ने का कार्य करती है और प्रेम संबंध जो होता है वो लगाव का होता है, जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए इस कहानी से हमें प्रेम पूर्वक संबंध जोड़ने की बात सीखने को मिलती है। तो इन दोनों युगल प्रेमियों की ये एक मिसाल के रूप में हम इसे याद करते हैं, कहानी किसी के रूप में हम सुनते हैं और मानते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तो आप भी इसे अपने पाठ्य पुस्तक से एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास कीजिए। साथ ही जैसे आप रीडिंग लगाते हो, पठन कार्य करते हो, उसमें जो कठिन शब्द होते हैं उन्हें अंडरलाइन करके उनके शब्दों के अर्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। और दूसरा पॉइंट मैं बताऊँगी कि आप जब रीडिंग करते हो ना, तो वहाँ जो कठिन शब्द हैं, मुहावरे हैं, जो वाक्य बने हुए, वाक्य की जो रचना है उसको पहचानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये एक रचनात्मक कौशल होता है। अगर हम पढ़ते पढ़ते इन मुहावरों को छाटेंगे, समझेंगे, उसकी अर्थ को ग्रहण करेंगे ना, तो हमारी भाषा कौशल का भी विकास होगा, हमारी लेखन शैली का विकास होगा, हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते हैं उनमें से मुहावरे को छाटिए, वाक्य को पहचान कीजिए कि ये वाक्य सरल है, संयुक्त है या मिश्र है। इस तरह से आप वाक्य की पहचान भी करना सीख पाओगे, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। ये टॉपिक ग्रामर की टॉपिक है, तो इसी से क्या होती है, भाषा मजबूत बनती है और जितनी नॉलेज आपको होगी ना, उतने ही आप उस भाषा कौशल में निपुण हो पाओगे। इसलिए मैं ये अलग से आपको समझा रही हूँ कि रीडिंग के दौरान इन बातों का ध्यान रखें, शब्दार्थ का, विलोम शब्द का, मुहावरे का, वाक्य की रचना कैसे हुई है, उसमें पदबंध कौन सा है और उसमें शुद्धिकरण कैसा होगा, कौन सा अशुद्धकरण हुआ है, किसको हटाना है, विराम चिन्ह कैसे लगाना है। तो ये जो व्याकरणिक बातें हैं इनका विशेष ध्यान रखिए। पठन का अर्थ होता है हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रीडिंग लगाएं, तभी हमारी ज्ञान में वृद्धि होगी, प्लस हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और ओवरऑल हम सभी टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।